हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 5 ऑफ आवर प्ले मैकबेथ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैकबेथ था वो काफ़ी टेंशन में रहता था डंकन के मर्डर के बाद। और जब उससे टेंशन बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दोबारा उस हीथ पे, उस ओपन ग्राउंड पे उन वेचेस से मिलने चला गया। और फिर विचेस ने उनको उसको और कुछ प्रेडिक्शंस दिए। उन्होंने कहा कि मैकडफ से बच के रहना। फिर उन्होंने कहा कि तुमको तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक कि कोई वुमन बॉर्न इंसान तुम्हारे पास हो। तो हर इंसान तो वुमन से बॉर्न होता है। तो मैकडफ और कॉन्फिडेंट हो गया। और तीसरा बात उन्होंने कहा कि जब तक बिरनाम वुड खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आ जाए, डुसाइन तक नहीं आ जाए, तब तक तुमको कोई खतरा नहीं है। फिर मैकबेथ उनसे पूछता है कि क्या बेनक्यू या उसके बेटे आगे चल के, बेनक्यू तो मर चुका है, यानी बेनक्यू के बेटे और उनका जो आने वाला जनरेशन है, क्या वो लोग यहाँ का किंग बनेगा। तो इतना पूछता है। अब आगे देखते हैं कि विचेस उसका क्या जवाब देती है। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज 48। हियर द कोल्ड्रॉन सैंक इनटू द ग्राउंड एंड अ नॉइज ऑफ म्यूजिक वाज हर्ड। अब जैसे ही वो बेनक्यू के बारे में पूछता है, उसके जनरेशन के बारे में पूछता है, वो कोल्ड्रॉन जमीन के अंदर सैंक हो जाता है। म्यूजिक का आवाज सुनाई देता है। द 8 शैडोज लाइक किंग्स पास्ड बाय मैकबेथ एंड बेनक्यू वॉज द लास्ट फिगर, ऑल स्मियर्ड विथ ब्लड। अब देखता है कि 8 अलग अलग शैडो किंग के भेष में मैकबेथ के बगल से पास हो रहे हैं। और जो लास्ट वाला फिगर है वो है बेनक्यू का, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है। और वो मैकबेथ के ऊपर हंस रहा है। वो एक तरह से मैकबेथ का मजाक उड़ा रहा है। बेनक्यू बोर अ ग्लास विच शोड द फिगर ऑफ मेनी मोर एंड पॉइंटेड टू द इमेजेस। और फिर बेनक्यू के हाथ में एक ग्लास है, और उस ग्लास के अंदर यानी आईना है, और उस आईना के अंदर ऐसे बहुत सारे और फिगर्स नजर आ रहे हैं, जैसा पहला 7 फिगर नजर आया था। एंड ही पॉइंटेड टू द इमेजेस, और वो मैकबेथ को पॉइंट कर रहा है कि देखो, ये 7 जनरेशन मेरा किंग बनेगा, और इस आईना के अंदर और भी बहुत सारा जनरेशन है, यानी युगे युग तक इस किंगडम पे बेनक्यू का राज रहेगा। The three witches danced with the sound of soft music and making a show of duty and welcome to Macbeth and then vanished in the air। तो वो तीनों विचेस इस म्यूजिक पे डांस करने लगती है, एक तरह से मैकबेथ को वेलकम कर रही हैं कि तुम हमारे यहाँ पर आए, हम लोग डांस करके दिखा रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से वैनिश हो जाती है। पर वही बात है, जाते जाते मैकबेथ को एक और गहरा चोट देके जाते हैं वो लोग, जहाँ पर ये तो दिखा देते हैं कि मैकबेथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, पर आने वाला जनरेशन तो पूरा बेनक्यू का ही है। द फर्स्ट न्यूज दैट मैकबेथ गॉट soon after coming out of the witch's cave was that Macduff, the Thane of Fife, had fled to England to join the army which was formed against him under the leadership of Malcolm to displace Macbeth and set Malcolm, the right heir, अपॉन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। अब हो क्या रहा था, हम लोग को पता है कि मेलकॉम और डोनल बेन भाग गए थे अपने फादर के मर्डर के बाद। मेलकॉम चला गया था इंग्लैंड और डोनल बेन चला गया था आयरलैंड। तो यहाँ पर मेलकॉम जो था वो किंग ऑफ इंग्लैंड की मदद से एक आर्मी फॉर्म कर रहा है, जो कि आके यहाँ पर मैकबेथ के अगेंस्ट में लड़ाई करेगा। और मेलकॉम को सपोर्ट करने के लिए जो थेन ऑफ फाइफ मैकडफ था, जिससे कि विचेस लोगों ने बच के रहने के लिए कहा था, वो भी यहाँ से छोड़ के, यानी स्कॉटलैंड छोड़ के इंग्लैंड चला गया है उस आर्मी को ज्वाइन करने जो कि मेलकॉम बना रहा है। क्योंकि उससे भी लगता है कि इस राज्य का असली हकदार मेलकॉम है, ना कि मैकबेथ। और दूसरा, मैकबेथ ने लोगों पे इतने अत्याचार किए हैं कि अब लोग धीरे धीरे मैकबेथ के अगेंस्ट में होते जा रहे हैं। स्टंग विथ रेज, अब ये बात सुन के मैकबेथ एकदम पूरी तरह से गुस्सा हो गया। मैकबेथ सेट अपॉन द कैसल ऑफ मैकडफ, और पूरा अपना सेना लेके मैकडफ के घर चला गया। कैसल यानी मैकडफ के बंगलों पे चला गया। मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन whom the Thane had left behind in Scotland were brutally slaughtered। और देखो, उसका हस्बैंड का बदला उसने किससे लिया? उसकी वाइफ से और उसके बच्चों से। दैट वाज वेरी पैथेटिक। ये बहुत ही बुरा किया था मैकबेथ ने। अगर दुश्मनी या जो भी था मैकडफ के साथ था,
तो उसकी वाइफ पे अटैक करना या निहत्थे बच्चों पर अटैक करना ये कोई राजा का फर्ज नहीं था। तो यहाँ पर मैकबेथ ने बहुत बुरा, बहुत जुल्म किया। इनफैक्ट उसके घर चला गया और उसके वाइफ और बच्चों को जान से मार दिया। whom the Thane had left behind in Scotland was brutally slaughtered. These merciless activities had gradually alienated the nobility from Macbeth। और ये जो merciless activities इस तरह का उसने एक नहीं किया था, इससे पहले भी ऐसा बहुत सारा उसने एक्टिविटी किया था। तो ये धीरे धीरे क्या था, मैकबेथ को इंसान से एक जानवर की तरफ बना दे रहा था। उसके अंदर का सारा इंसानियत, उसके अंदर का सारा नोबिलिटी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। मेनी फ्लेड टू ज्वाइन मेलकम एंड मैकडफ। और ये घटना के बाद तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो थे वो यहाँ से भाग गए और मेलकम और मैकडफ को ज्वाइन कर लिए। वेर नाउ अप्रोचिंग विद अ पावरफुल आर्मी विच हैड बीन रेज्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के राजा के मदद से तो एक आर्मी फॉर्म हुआ था, प्लस स्कॉटलैंड के बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के उस आर्मी को ज्वाइन करने लग गए। जब मैकबेथ का इतना अत्याचार देखा तो उनका आर्मी और भी ज्यादा दिन पे दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। ठीक है। एंड रेस्ट सीक्रेटली विज्ड। और जो लोग भाग नहीं पाए किसी वजह से और आज भी मैकबेथ के साथ हैं, वो लोग भी मन ही मन यही चाह रहे हैं, they secretly wished success to their arms, though for fear of Macbeth they could not take active part। भले ही वो मैकबेथ के डर से एक्टिव पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर जाके उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पर यहाँ मैकबेथ के टीम में होते हुए भी वो लोग मेलकम को सपोर्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका आर्मी यहाँ पर आएगा और जिस दिन वो लोग यहाँ पर अटैक करेंगे हम तुरंत मेलकम की तरफ हिट चल जाएंगे, मैकबेथ को छोड़ के दूसरे टीम में चले जाएंगे। एवरीबडी हेटेड मैकबेथ द टायरेंट। अब मैकबेथ का नाम टायरेंट पड़ चुका था। जिस मैकबेथ का पूरा समाज में, सोसाइटी में इतना इज्जत हुआ करता था एक समय, आज लोग उससे नफरत करने लगे हैं, उसे टायरेंट कह के यानी गद्दार कह के बुलाने लगे हैं। नोबडी ऑनर्ड हिम बट ऑल सस्पेक्टेड हिम एंड ही बिगैन टू एनवी द कंडीशन ऑफ डनकन who now slept soundly in his grave and against whom treason had done its worst। अब क्या हुआ, अब कोई भी मैकबेथ को ऑनर नहीं करता था। nobody honored him but all suspected him। सब मैकबेथ पे शक करते थे, सबको यकीन होने लग चला था कि मैकबेथ ने ही किंग डनकन को मारा है। मैकबेथ एक बुरा इंसान है, मैकबेथ सबको मारता है, मैकबेथ एक गद्दार है, मैकबेथ एक विलन है, ऐसे करके लोग समझने लगे थे। और अब मैकबेथ खुद वो डनकन के कंडीशन से जलने लगा था। उसको लगने लगा था वाह, इतना टेंशन का माहौल होता है एक किंग बनना। किंग बनना कोई आसान नहीं है। किंग बनने से कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, कितना तकलीफ, कितना टेंशन लेके जीना पड़ता है। तो उसको लगा था कि मैंने तो एक तरह से डनकन को इस सारे टेंशन से मुक्त कर दिया और डनकन का सारा टेंशन अपने माथे पे ले लिया। यानी मैंने अपने जिंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है, उसे ऐसा फील होने लगा। और वो बोला वाह, डनकन तो आराम से ग्रेव में सो रहा है और उसका सारा टेंशन मैं अपने माथा पे लेकर चल रहा हूं। नीदर स्टील नॉर पॉइजन, डोमेस्टिक मैलिस और फॉरेन लीव्स कुड हर्ट हिम एनी लॉन्गर। पर उसे कॉन्फिडेंस इस बात का था कि अब मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना ही तलवार से डर लगता है, ना ही पॉइजन से। डोमेस्टिक मैलिस हो या फॉरेन लेविस हो, कोई मेरा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी नीदर ही वॉज इमोशनली हर्ट, यानी किसी को तकलीफ देने में, किसी को दुख देने में उसे अब कोई चिंता नहीं होती है, उसे कोई डर नहीं लगता है। पहले जैसे डनकन को जब मारने जा रहा था तो उसे कितना डर लग रहा था कि मैं बुरा काम क्यों करूं, बुरा काम नहीं करना चाहिए। अब वो इतना बुराई में अंदर घुस चुका है कि अब उसे बुरा काम करने से डर नहीं लगता। और दूसरा, विचेस ने अब जो प्रेडिक्शन दे दिया, उसे अपने एनिमी से भी डर नहीं लगता। उसे लगता है कि मुझे तो कोई भी इंसान जो कि वुमन से बॉर्न हुआ है वो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। Meanwhile, the queen who had been the sole partner in his wickedness, on whose bosom he could sometimes seek a momentary repose from those terrible dreams which affected them both, passed away। अब मीन टाइम में हुआ क्या
लेडी मैकबेथ खुद इतनी टेंशन में रहने लगी थी कि ये टेंशन लेडी मैकबेथ को दिन पे दिन खाए जा रहा था। वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ चुकी थी, उसे बहुत सदमा लगा हुआ था। इस सदमे के कारण वो आधी पागल सी हो गई थी और धीरे धीरे वो मर गई। तो एक ही तो उसकी सोल पार्टनर थी जिसके साथ वो अपने मन का बात शेयर कर सकता था, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अनेबल टू बियर द रिमोर्स ऑफ गिल्ट and as she suffered from somnambulism she ultimately committed suicide। देखो वो एक्चुअली मरी नहीं, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि उसका गिल्ट उसके दिल पे इतना भारी हो चुका था, इतने टेंशन में रहने लगी थी कि उसको सोमनैम्बुलिज्म का बीमारी हो गया था। इसमें क्या होता है ना, लोग रात को नींद में चलने लगते हैं, नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, इस तरह का बीमारी हो गया था। तो वो रोज रात को उठती थी, नींद में बड़बड़ाती थी किंग के मर्डर के बारे में कि हम लोग का हाथ में खून लग गया, जाओ हाथ धो लो, कहाँ है बेनक्यू, बेनक्यू कब मर गया, और हम लोगों ने किंग को कैसे मार दिया। ये सारा बात वो नींद में बड़बड़ाती रहती थी। और एक दिन इसी तरह से नींद में बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली। ठीक है, मैकबेथ वॉज लेफ्ट अलोन, और मैकबेथ अकेला रह गया। ही ग्रू केयरलेस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग फॉर डेथ। यानी अब मैकबेथ के जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उसका कोई बेटा बेटी तो था नहीं, एक ही वाइफ थी वो भी मर गई, तो उसे अब अपने जिंदगी का कोई मोह माया नहीं है। वो अब पूरी तरह से ओपन लड़ाई करने के लिए रेडी है, अकेले लड़ने के लिए पूरा सेना से रेडी है। उसे तो पता है कि अगर मर भी गया तो मेरा कुछ नहीं। ही इज रेडी एंड ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। The new approach of Malcolm's army aroused in him what remained of his ancient courage, and he was determined to die with armor। और अब जब उसे पता चला कि किस तरह से मैल्कम उसके अगेंस्ट में आर्मी रेज करके आ रहा है, तो उसका खोया हुआ जो करेज था, एक सोल्जर का करेज, वो जाग उठा और वो कहने लगा कि मैं कावर्ड का मौत नहीं मरूंगा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा। भले ही मुझे पता है कि मेरे सारे लोग मेरे अगेंस्ट में, मेरे साथ ये जो सैनिक लोग खड़े हैं वो भी मेरे अगेंस्ट में, उसे पता है, बट फिर भी वो बोला कि मैं एक कावर्ड की तरह सुसाइड तो नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और लड़ के मरूंगा, एक सैनिक की मौत मरूंगा। ठीक है। द हॉलो प्रोमिसेस ऑफ द थ्री विचेस had also filled in him a kind of false confidence and remembered the prophecies of the spirit that no one born of woman's womb could kill him। अब वुमन ने जो, वो विचेस लोगों ने उसको जो हॉलो और फॉल्स प्रोमिसेस किए थे, उसके वजह से ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि तो मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसे याद था कि जब तक कि कोई भी वुमन बॉर्न इंसान है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसे लगता था कि जितने भी इंसान है सब तो वुमन बॉर्न है, तो कोई भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। He also believed in soothsaying that he could never be vanquished until the Birnam would come to Dusayan, which he thought was impossible। और उसे इस soothsaying में भी बहुत करेज मिलता था, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था कि जब तक बिरनाम वुड यानी जंगल खुद चल के डुसायन तक नहीं आ जाता, तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसे लगता था कि जंगल चल के शहर तक आना इम्पॉसिबल है। सो ही शट हिमसेल्फ अप इन द ओन कैसल। तो वो अपने ही किले में अपने आप को बंद करके रखा था। विच वॉज थॉट टू बी एब्सोल्युटली इम्प्रेग्नेबल एंड वेटेड फॉर मेलकम टू इन्वेड इट। और वो सोचता था कि ये जो किला है, ये किला इतना जादुई किला जैसा था कि कोई भी आर्मी, अगर मैं अपने आप को इस किला के अंदर छुपा ले तो कोई भी आर्मी आके उसको इस किले में ढूंढ नहीं सकता। ये अपने इंडिया के जंतर मंतर के जैसा किला है जहां पर कि लोग ढूंढते रह जाएंगे पर मैकबेथ मिलेगा नहीं। और वो वेट कर रहा था कि मेलकम को आने दो इस किले को इन्वेड करने के लिए, और तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। फाइनली अ डे केम। फिर आज फाइनली वो दिन आया। व्हेन अ मैसेंजर अप्रोच्ड हिम। जबकि मैकबेथ का मैसेंजर आया, एकदम डरता हुआ सा आया। ऑलमोस्ट अनेबल टू रिपोर्ट टू मैकबेथ ऑफ वॉट ही हैड सीन। और इतना डरा हुआ था कि वो ऑलमोस्ट मैकबेथ को बता भी नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। एंड येट एवर्टेड दैट। और फिर भी उसने देखा था तो बोलना तो जरूरी था।
तो वो बोल रहा है एज ही स्टूड ऑन द हिल्स फॉर हिज वॉच, बोल रहा है कि सर मैं हिल पे खड़ा होके निगरानी कर ही रहा था, ही चांस टू सी, वो अचानक से क्या देखता है, द बिरनाम दैट इज द जंगल, एंड परसीव्ड, और उसे ऐसा लगा, देख के ऐसा लगा, द वुड्स आर मूविंग, उसे एकदम ऐसा लगा जैसे कि जंगल खुद चल चल रहा हो। और मैकबेथ जैसे ये सुना कि जंगल चल रहा है, जंगल चल के डुसाइन पे आ रहा है, वो एकदम दिमाग उसका गर्म हो गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि जंगल चल के कैसे आ सकता है, और यहां पर खुद जंगल चल के आ रहा था। मैकबेथ एकदम गुस्से में आ गया और बुरा लायर रोड मैकबेथ एकदम चिल्ला उठा उसके ऊपर, अपने मैसेंजर के ऊपर, इफ यू स्पीक फॉल्स यू विल बी हैंग्ड अलाइव अपॉन द नेक्स्ट ट्री टिल फेमाइन एंड्स योर लाइफ। तो मैकबेथ बोला कि अगर ये बात झूठी साबित हुई तो मैं तुमको बगल वाले ट्री में लटका दूंगा जब तक कि तुम्हारी आखिरी सांसें खत्म नहीं हो जाती। यानी उसको ऐसा लगा था कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जंगल चल के डुसाइन पे आए, पर यहां पर एक्चुअली जंगल चल के डुसाइन पे आ रहा था। अब क्वेश्चन आता है, हमें भी शौक लग रहा होगा कि जंगल चल के कैसे आ रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल इस सेशन में हम यहीं तक रखेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो।